हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ वकील वानी। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट धीर सिंह कसाना जी, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। इन्होंने अपने लीगल करियर को बहुत अच्छा सेटल तो कर लिया, बट साथ ही साथ इन्होंने अपने लीगल पॉलिटिकल करियर को भी काफी अच्छा सेटअप कर रखा है। ये साकेत बार एसोसिएशन में पिछले 4 साल सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी रह चुके हैं और इन्होंने वकीलों के लिए काफी काम किया। आइए बात करते हैं धीर सिंह कसाना जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके बारे में कुछ बताइए, आपके लीगल करियर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैंने 1988 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जाकर 5 ईयर कोर्स उस टाइम 2 ही जगह हुआ करते थे, एक बेंगलोर और एक रोहतक। 5 ईयर कोर्स का उस टाइम एक प्रैक्टिकली उन्होंने शुरू किया था गवर्नमेंट, एनुअली बेंगलोर। और क्योंकि दिल्ली हम लोग, हमारे फादर गाजियाबाद से आए थे 1964 में दिल्ली, और वो डिटसी में काम करते थे। तो एक साल बच रहा था, क्योंकि 3 ईयर का यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल की लॉ करेंगे तो 6 साल। और एक हॉस्टल का एक्सपीरियंस एक अलग ही है, आपको इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए मिलता है, आप अपना व्यक्तित्व निखारते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो बोल्डनेस है, अधिकतर लोगों में तो बोल्डनेस आती है, जो मेरे साथ तो हुआ। मैं अपनी दादी का बहुत प्यारा था, लाडला था। मैं अपने ताऊ जी का बड़ा लाडला था और मैं गांव जाने के लिए बहुत भागता था। लेकिन जैसे ही मेरे को हॉस्टल की लाइफ मिली, हमारा एक सर्कल बना, वहाँ से इतने अच्छे रिलेशन भी बने कि चेन्नई पुलिस कमिश्नर हमारे बैचमेट हैं, थे, मतलब अभी नहीं है वो मिस्टर महेश अग्रवाल IPS बने। हमारी क्लास से गौतम मनन आज सेशन जज हैं दिल्ली के अंदर। 2 ब्रिगेडियर बने, कमलदीप जी, संजीव बड़सर जी, और प्रदीप पपला है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है। आज शिमला के अंदर हमारे दोस्त एडवोकेट हैं, लुधियाना के अंदर हमारे दोस्त एडवोकेट हैं, चंडीगढ़ के अंदर हमारा एक जूनियर, बड़ा प्यारा जूनियर था, हरकेश मनुजा, वो हाईकोर्ट जज लगे अभी 2 साल पहले। तो एक हॉस्टल में जाकर एक अलग ही रिलेशंस बनते हैं, पूरी इंडिया के रिलेशन बन गए, पब्लिक रिलेशंस काफी, पब्लिक रिलेशन। और 1 साल तो बचा ही हमारा। तो ये रहा। फिर वहाँ से हमने 93 में मैंने पास आउट किया, और 93 के बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और देन हमने वकालत शुरू करी। सबसे पहले मैंने 30 जारी शुरू की, क्योंकि वो सिविल था, हमारा रेजिडेंस कालका जी रहा शुरू से, तो यहाँ सिविल के मैटर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो देन मैंने फिर पटियाला हाउस ज्वाइन किया। 30 जारी श्री अत्तर सिंह टोकस मेरे सीनियर रहे, और पटियाला हाउस आने के बाद श्री JR पिरयानी जी के बाद मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया, फिजिकली शुरू किया। लेकिन श्री रमेश गुप्ता जी, जो बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, उनको शुरू से अपना आदर्श माना, क्योंकि उनके पास मैं गया, उनको देखा, मैंने उनके बारे में बातें सुनी, लगा कि कोई इंसान है जिसका एक अपना कैरेक्टर है, व्यक्तित्व है, उन्हीं को गुरु माना हुआ है। आप आए मेरे ऑफिस में, आप चैम्बर भी जाएंगे तो सबसे ऊपर उनका नाम लिखते हैं हम, क्योंकि रेस्पेक्ट देते हैं। हमने उनके साथ एज ए बिल्कुल ही उनके चैम्बर को कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन रहे उनके चैम्बर में हमेशा। ठीक है सर, तो इस तरह आपकी लीगल करियर की शुरुआत हुई। हाँ। आपने सर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कब शुरू की, कितने साल बाद? पर 93 और 94 और मिड 95 के अंदर हम लोगों ने पटियाला हाउस में बड़ा संघर्ष करके, पहले पटियाला हाउस एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर जो खाली जगह मिलेगी एडवोकेट्स अपना चैम्बर या सीट बना लेते हैं। तो वहाँ पर एक चैम्बर था 419A। ठीक है जी। वहाँ हम लोगों ने, मैंने, बिजन ने, HR खान, आरती, त्रिपुरारी तिवारी, परवेज जी, हमने कुछ लोगों ने, 12-13 लोगों ने वहाँ पर सीटें लगाई। वो कुछ कारण रहा कि वो सीटें तोड़ दी गई। श्री रमेश गुप्ता जी 95 के अंदर प्रेसिडेंट NDBA थे पटियाला हाउस, तब हम पटियाला हाउस में थे। श्री JP शर्मा जी हमारे सेक्रेटरी थे, मेरे बड़े भाई वीरेंद्र कसाना जी एडिशनल सेक्रेटरी थे। हमने फिर संघर्ष किया, इनसे बातें हुई, कई दौर की बातें चली, तो हमारे को फिर इन्होंने उसी के साथ एक जगह थी गेट नंबर 4 पर, जहाँ पर चाय वाले, भटूरे वाले और तंदूरी रोटी, जो ये ढाबे वो लगते हैं, उनको 3 और 4 नंबर गेट की तरफ शिफ्ट किया। और हमारा वहाँ पर, जब हमारा थोड़ा सा वहाँ सीटों का अरेंजमेंट किया, जिसको हमने, जो मेरे गुरु थे JR पिरयानी जी, उनके सीनियर थे BS मेहता जी, तो BS मेहता जी के नाम से हमने रिक्वेस्ट की, और हमारी श्री रमेश गुप्ता जी ने बात मानी, और उसका नाम भी BS मेहता लेन, आज भी BS मेहता लेन है वो। अच्छा जी। आज गेट नंबर 6 हो गया, पहले गेट नंबर 4 था।
तो ये संघर्षशील हमारा हो रहा। बस वकीलों का तो वैसे ही जो प्रैक्टिकली वकील हैं, 93 में बात कुछ और थी, आज कुछ और है। जो फर्स्ट जनरेशन आज के दिन, तो उस टाइम लॉयर भी बहुत कम थे और लोक अदालत नहीं हुआ करती थी, डीएलएसए नहीं था, केसेस भी अच्छे थे, कंपटीशन कम था उस टाइम। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम था। बट आज अगर लॉयर्स बढ़े हैं तो ये इसका क्षेत्रफल भी बहुत बढ़ गया, कॉर्पोरेट में आ गए और दुनिया भर का काम आ गया। पहले तो सिविल और क्रिमिनल दो काम हुआ करते थे। आज आप देखेंगे ना कि हमारे कमर्शियल कोर्ट्स कितने डेवलप हो गए हैं। आप देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ तो कमाल है, कॉर्पोरेट में जो वकालत कर रहे हैं उनका तो कमाल ही है, वो अलग ही काम है। तो मतलब एक एरिया बढ़ गया। जो मेहनती लोग हैं, वो चाहे 93 था, वो चाहे 73 था, या अब 23 है, मेहनती लोग हमेशा तरक्की करेंगे। हार्ड वर्क इज द हार्ड वर्किंग। मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं जी भाग्य में होगा तो मिलेगा। मैंने कभी कोई अंगूठी नहीं पहनी, मैंने कर्म पे विश्वास किया। ना कोई अंगूठी है, ना मैंने कभी किसी को हाथ दिखाए। कर्म पे विश्वास करो ना। कर्म पे विश्वास ये है, अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य तो यही कहता होगा कि आप मेहनत करो, बिल्कुल, तो मेहनत करने से तो बनोगे ना आप। तो आपकी एडवाइस है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को जो अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, बस हार्ड वर्क इज द की। आप हार्ड वर्क करते रहिए और आप हार्ड वर्क करो ना। आज तो एमएनसी आ गए हैं, आज तो इतने ऑफिसेज हैं कि हार्ड वर्क करोगे तो जो हमने सोचा भी नहीं था शुरू में, आज तो 1-1 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाते हैं नॉर्मली बच्चों को हमारे फील्ड के अंदर। पर मेहनत इंटेलिजेंसी, मेहनत, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखा कितनी जगह 1-1 लाख रुपए बच्चे ले रहे, नहीं तो हम लोगों की तो सोच ही नहीं थी। हमारी सोच थी 3-4 हजार रुपए मिल जाते थे, 5 हजार मिल जाते थे, क्योंकि खर्चे भी नहीं थे। देखिए उस टाइम खर्चे भी नहीं थे। हम लोगों को चाय का शौक नहीं था, पेप्सी का शौक नहीं था, समोसों का शौक नहीं था, छोले भटूरे का शौक नहीं था। सिंपल लिविंग थी, फ्रूट्स का शौक था। जूस मिलता था गेट नंबर 4 पे हमारे, एक गंगाराम से बहुत अच्छा जूस मिलता था, मिले थे 5 रुपए गिलास मिलता था। तो पैसे की वैल्यू भी थी उस टाइम। आज 5 हजार रुपये, उस टाइम 5 हजार रुपये थे, तो मुझे लगता है 50 हजार की वो वैल्यू नहीं है। और आज अगर फिल्म देखने भी चले गए आप, तो फिल्म की टिकट भी 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये थी। और पॉपकॉर्न तो खैर थे ही नहीं सिनेमा हॉलों में, बाहर मिल जाते थे, 10 रुपये का पैकेट मिल गया। अभी जाते हैं फिल्म देखने के लिए तो आज 400 की टिकट है, 700 की टिकट है। पॉपकॉर्न ही 700-800 रुपये का डब्बा मिलता है, इतना बड़ा वेस्टेज मनी है। तो उस हिसाब से पैसे की कीमत बढ़ी, उस हिसाब से वेस्टेज भी हुआ। आज हमारी जनरेशन सोचती थी कि हमने कुछ इकट्ठा करना है, आज की जनरेशन हमारी आज खर्च कर रही है। वही यूरोपियन अमेरिकन कल्चर आ गया है। नहीं तो हमारे यहाँ जितना मर्जी रिसेशन आया, मुझे याद है ओबामा की सरकार थी अमेरिका में और मनमोहन सिंह की सरकार थी इंडिया में, और पेपर के अंदर आया था कि ओबामा जी ने फोन करके पूछा था कि मेरे यहाँ रिसेशन आया, लोग हमारे यहाँ टेंटों में चले गए, नीचे आ गए, वो रेंटेड प्रॉपर्टी छोड़ दी, और हमारे यहाँ जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों की 6-6 महीने की वेटिंग चल रही थी कि भाई आपकी इकोनॉमिकल क्या ऐसी पोजीशन है कि आप इतना अभी तक मैनेज कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी सोच जो है ना इंडियंस की, ज्यादातर की सेविंग की है। वो नहीं है कि कमाया और उस हफ्ते में 1 हफ्ते की आपको सैलरी मिली और फ्राइडे इवनिंग में आप गए और सैटरडे इवनिंग और संडे तक आपने खत्म कर दिया। वो कल्चर अभी नहीं है। तो ये फाइनेंशियल एडवाइस भी है यंग लॉयर्स को जो देखिए फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि सेविंग्स बहुत जरूरी है। कोरोना आ गया था, कब पता नहीं। अब आजकल का जो पूरे विश्व के अंदर चल रहा है सिस्टम, कभी कभी पेपर फिर आ देता है। हमने तो वो दौर देखा है, मैं तो सेक्रेटरी था साकेत कोर्ट में और कोरोना का टाइम देखा है। विवश हो जाता था मैं जब मेरे साथी कहते थे हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रोवाइड करा दो, जबकि नहीं कर पाए। और आप बिलीव कीजिए एक दिन ऐसा आया कि मैं विवश था कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कि किसी वकील साहब ने, मेरे आंसू आ गए थे, किसी वकील साहब ने कहा कि कसाना जी जंगपुरा जो क्रिमेशन ग्राउंड है मेरे साले की डेथ हो गई, इसको क्रिमिनेट नहीं करने दे रहे। अच्छा जी। मैंने कहा यार मैं फोन करता हूँ, मेरे दोस्त एसएचओ हैं वालिया जी, निजामुद्दीन। मैंने वालिया जी को फोन किया तो वालिया जी कह रहे मैं यहीं पर खड़ा हूँ क्रिमेशन ग्राउंड पर, और भाई साहब 40 लोगों की यहाँ पर संस्कार की हुआ है जगह, और 60 में करा चुका हूँ, जो पैसेज है उसमें भी करा चुका हूँ, अब मैं कहाँ कराऊँ। मैंने दोस्त को फोन किया कि यार वो वालिया जी तो वहीं खड़े करे। हाँ खड़े तो हैं, कैसे वो वर्दी में खड़े।
तो मैंने कहा जाके इनसे बात करो, वो कह रहे मैं जगह बताता हूँ। फिर उन्होंने उनको सराय काले खां भेजा। सराय काले खां में एक नया क्रिमेशन ग्राउंड शुरू किया था। अच्छा। वो दौर भी हमने देखा है। तो अब यंग जनरेशन को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कमाओ, मेहनत करो, फिजूल खर्ची नहीं। आपका फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कल परसों प्रधानमंत्री ने भी कहा है कैंसर क्यों बढ़ रहा है, आप मेन खाना छोड़ चुके हो, मोटा अनाज शुरू कर दो ना। गेहूं, चना, बाजरा, मकई, जौ, ये चीजें शुरू कर दो। सब्जी घर की खाओ। एक ये ना ऑलिव ऑयल वगैरह, एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमें भी शौक हुआ यार कि यार क्या है, देसी घी और सरसों का तेल खाते हैं, ऑलिव ऑयल लेके आए, भी महंगा ले आए। मेरे को कल तो है नहीं इस बारे में, हम महंगा ले आए उससे मॉल से। वो खाना शुरू करा। मेरी ना हल्की सी तबीयत खराब, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा कोई कभी बीपी नहीं बढ़ता, टच वुड, माता रानी की दया है। तो मेरी हल्की सी ना 2-1 महीने में कुछ तबीयत को लगा, कुछ तबीयत हल्की सी ना। मेरे डॉक्टर, हमारे डॉक्टर योगेश त्रिखा जी, वो मेरे 45 साल पुराने डॉक्टर है, मेरे फादर के दोस्त थे, फिर हमारे को अच्छे तरह से। मैं उनके पास गया, उन्होंने चेक किया, मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। तो उनका कुछ लाइफ के अंदर चेंजेस आए क्या? मैंने कहा सर मेरी तो कुछ नहीं, वही सिंपल लाइफ है। कह रहा कुछ खान पान। और मैंने कहा सर मैंने ऑलिव ऑयल शुरू किया है। उन्होंने कहा ये ऑलिव ऑयल ना यूरोपियन या अमेरिकन बॉडीज के लिए है, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो जीन्स हैं, वो शुरू से सरसों का तेल और देसी घी वाले रहे हैं, बंद करो। बड़ा महंगा सा डब्बा लाया था मैं, वो मेरे को किसी को गिफ्ट करना पड़ा। मैंने कहा तू कहा भाई, मैं तो सरसों का तेल और देसी घी आजकल गाय का लेते हैं, पहले हम भैंस का, क्योंकि मेहनत नहीं है तो भैंस का घी थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अब हम गाय का घी जहां से ढूंढता हूँ अच्छा मिल जाए, तो उस तरह से। तो फाइनेंशियल एडवाइस और हेल्थ एडवाइस यंग लॉयर्स के लिए। तो सर इसके बाद आपने क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब लीगल करियर में कुछ आप शेयर करना चाहें कि वकीलों के लिए आप कहाँ कहाँ स्टैंड करें? जजेस के साथ कहीं आपको फेस ऑफ करना पड़ा वकीलों के लिए, कहीं पुलिस के साथ फेस ऑफ करना पड़ा वकीलों के लिए? हजारों किस्से, हजारों। क्योंकि मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई वीरेंद्र कसाना जी 95 जब तो मेरी शुरू, तो वो एडिशनल सेक्रेटरी बने पटियाला हाउस। फिर वो 2000 के अंदर यंगेस्ट सेक्रेटरी बन गए पटियाला हाउस के, वीरेंद्र कसाना जी। देन हम 2002 जहां पर बैठे आप सीआर पार्क वार्ड कहते हैं, 2002 में माननीय श्री सुभाष चोपड़ा जी की आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, हम यहाँ से पार्षद का इलेक्शन जीते। 2007 में फिर मेरे को टिकट मिला, मैं भी जीत गया। एंड 2012 में फिर वीरेंद्र जी को टिकट मिला। 15 साल हम यहाँ पार्षद रहे। 2003 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी पटियाला बना, और वहाँ पर एक परंपरा होती है, सेक्रेटरी अगर लंबे टाइम के लिए बाहर चल जाए तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी को वर्किंग सेक्रेटरी का काम करना पड़ता है। वो मैंने करा। वर्किंग सेक्रेटरी उस टाइम मेरे पास मेरे ऑफिस में रखी है, चैम्बर में। मैंने सबसे पहली, और पूरी गारंटी है कि पूरी इंडिया के अंदर सबसे पहली फोटो डायरेक्टरी, कि जो आजकल आपने देखा होगा ना, लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, फोटो लग गई हमारी। पहले उस पर जो लिस्ट आती थी उसमें फोटो नहीं होती थी। मैंने भी एक डायरेक्टरी बनाई। अच्छा। 2003 में, जिसके अंदर फोटो लगाई हर वकील की, मोबाइल नंबर, नाम, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, सारा 2833 लोगों की मैंने डायरेक्टरी बनाई। और मैं कहता हूं कि पूरी इंडिया में उस टाइम नहीं थी। जिस काम को भी करो ना, मेरे दोस्त है ना आईपीएस, जो मैंने बताया महेश अग्रवाल जी, मेरी उनसे बात हुई एक बारी। मैंने महेश जी आप आईपीएस बन गए, वो 93 में बन गए थे, कैसे कुछ करना पड़ा था, साथ ही पढ़ते थे हम लोग। कह रहे धीरू, कहते हैं मेरे को, कह रहे धीरू जो भी काम करो ना, शिद्दत, पैशन, राइट। मेरा पैशन है पॉलिटिक्स, मैं थकता नहीं हूं पॉलिटिक्स में। जिस भी काम को करोगे आप उसको पैशन से करो। लोग खिलाड़ी खेलते ना, एक बच्चे को आप जबरदस्ती भेजोगे पढ़े को, कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक बात। एक बच्चा मेहनत करेगा। आज पीछे भी लेडीज हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, अगर आपको याद हो, मैंने उनका सबका बारे में पढ़ा था। 9 बच्चे इतने गरीब घर से थे क्योंकि पैशन था उनको, तब बने होंगे वो। एक बच्ची तो ऐसी थी जिसके गांव से मंत्री जी ने जाना है, उड़ीसा, आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उड़ीसा के मंत्री जी ने जाना है, तो 3 किलोमीटर तक रोड ही नहीं है,
अच्छा जी। फिर 5 दिन में वो रोड बनी, क्योंकि मंत्री जी आना उसके घर पे, उसको बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत के आई है टीम। तो पैशन है उन बच्चों के अंदर। बिल्कुल। मेरे अंदर पैशन है पॉलिटिक्स का। मेरे घर के संस्कार रहे, मेरे फादर ने मेरे को बहुत सिखाया, और असली जो गुरु हैं खैर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मतलब पिता से भी बढ़कर हैं वो, क्योंकि उन्होंने ही सारा सिस्टम, वो मेरे आगे आगे चलते रहे, मैं उनके पीछे। वो एडिशनल सेक्रेटरी बने, अच्छा। मैं भी एडिशनल सेक्रेटरी बन गया पटियाला हाउस। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है दिल्ली के अंदर कि जहां पर इस तरह से चल रहे हैं। हाँ। कि बड़े भाई एडिशनल सेक्रेटरी बने, मैं भी एडिशनल सेक्रेटरी बन गया। वो 2000 में सेक्रेटरी बन गए, मैं भी एडिशनल के साथ वर्किंग सेक्रेटरी हो गया। वो 2002 में पार्षद बन गए, मैं 2007 में पार्षद बन गया। तो ये समझिए वो बड़े भाई ना होके मेरे मार्गदर्शक, मेरे पॉलिटिकल गुरु, बस जितने भी नाम लेंगे जो पॉजिटिव नाम है वो सारे वही है। और पैशन है तो काम करने में मजा आता है। रात को मैं 1-1 बजे थाने गया हूं। मुझे, मेरा झगड़ा सिर्फ पुलिस से और कोर्ट में ने एक ही है। हम कोर्ट ऑफिसर हैं, बिल्कुल। जुडिशियल ऑफिसर को हमें ना बदतमीजी नहीं बोलनी। आपकी कलम में ताकत है, आप जो मर्जी करो, जुडिशियल ऑर्डर जो मर्जी कीजिए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले भी मैं 4 साल सेक्रेटरी रहा, मैंने एक ही बात होती थी, वहां पर एक हमारा हॉल है, उसमें सारे साकेत के जजेज को बुला के हम चाय पी। मैंने वहां पर एक स्पीच भी दी। मैंने कहा जी आप जो मर्जी ऑर्डर करे, पर रेस्पेक्ट टू एडवोकेट, रेस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। हमने ऐसे क्या करा है? हम किसी की बेल करा रहे हैं, हम किसी के दीवानी मुकदमा देख रहे हैं, हमें आप रेस्पेक्ट दोगे। और संपन्नता तो हर एक के साथ नहीं है कि आपको थोड़ा सा लॉ नहीं पता तो आप जज आपको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते ना। हमारे टाइम में 93 में मैं कई तो अब तो हाई कोर्ट जज बन गए। जस्टिस D.K. शर्मा जी थे, जस्टिस धर्मेश जी, कितने नाम बताऊंगा, हमें नहीं आता था ना। 93 की बात कर रहा हूँ, हमें नहीं आता था, समझाते थे कि वकील साहब, जो क्रिमिनल लॉ था खैर, कि वकील साहब ये नहीं, ये वाली एप्लीकेशन तैयार करा के लाइए। हम एक ना लर्निंग प्रोफेशन है, लर्निंग प्रोफेशन है। मेरे सर श्री रमेश गुप्ता जी आज भी 75 ईयर ओल्ड हो गए हैं, और हमारी उम्र ज्यादा उनकी वकालत हो गई है। वो कहते हैं आज भी सीख रहा हूं मैं। तो सीखने को, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र का कोई किनारा नहीं ढूंढ पाए ना, वो ये वकालत है। बिल्कुल। तो आजकल के जजेस जो आए हैं वो क्या है कि ह्यूमिलेट कर देते हैं वकीलों को, गलत है। फिर पुलिस वालों की बात है, हम पुलिस वाले कहीं भी मिलेंगे, हमें कोर्ट में मिलेंगे, हम कहेंगे आओ भाई साहब, SHO साहब आओ चाय पीते हैं, SI साहब आओ चाय पीते हैं। थाने में आप जाएंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कालगंज थाने का, बड़ा पुराना। मैं गया, मैंने कहा जी, ड्यूटी अफसर बैठे, कालगंज थाने में घुसेंगे, लेफ्ट पे ड्यूटी अफसर है, पर बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, शायद 97 की, 96 की। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, मुझे SHO साहब से मिलना है, मैं एडवोकेट हूँ धीर सिंह कसाना। उनकी लैंग्वेज सुनेंगे क्या थी, याद रहती है, जहन में रहती है मेरे। आड़े बैठ जा। मैंने कहा आप किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैं आपसे कह रहा हूँ कि SHO साहब से मिलना, मैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट हूँ, आप कह रहे आड़े बैठ जाए, ये तो लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आप इतना कह दो सर यहाँ बैठ जाइए, तो अच्छा लगेगा ना। तो जो भी थाने के अंदर भी कोई भी फ्रंट ऑफिस में बैठा है वो एजुकेटेड होना चाहिए। ये पब्लिक फिगर है, डेली का इनका मिलना जुलना है, डेली सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। एक रेस्पेक्ट क्या होनी चाहिए? थाने में जाते हुए लोग डरे ना, ना डरे। जनता आज डरता है गरीब आदमी, आज डरता है। मैं तो फिर भी आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं, 9th के बाद इस देश की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी। 9th के बाद लॉ का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल। कानून को समझना, आप डरो मत कानून से, आपने गलत नहीं किया। आम आदमी डरता है थाने जाते हुए। अगर आप कानून को जानते हो तो आप कानून से डरोगे नहीं डरोगे। कानून, आज थाने जाते हमें पता है आम आदमी डरता है। आम वकील, तिगड़ी थाने से मुझे फोन आया, SHO मिस्टर मीणा थे, बुरा लगा बहुत। एक वकील साहब किसी की पैरवी करने गए हैं रात को 9:30 बजे, उनको थाने में बिठा रखा है। दूसरे वकील, उनके सगे भाई जो है, वो मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई साहब मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दे रहे? कह रहे नहीं जी 9:30 के बाद अंदर नहीं जा सकते आप। भाई मेरा भाई अंदर बैठा हुआ है। SHO मीणा जी का, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सरकारी नंबर सारे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नंबर सबको दे रखा है, 875, 870। अब ये आगे की सीरीज जो है 823 हो सकती है, 824 हो सकती है, सबके नंबर याद है मुझे।
तिगड़ी का थाने का जो 823 है शायद, मैं उनको फोन कर उठा ही नहीं रहे। फिर मैंने किसी और एसीपी को फोन किया, मैंने कहा उनको बोलो तिगड़ी थाना बहुत दूर पड़ता है ना, अंदर कंजेस्टेड सा है, नहीं तो मैं अभी आ जाता और मैं देखता कौन एसएचओ है जो एक वकील के साथ, या कौन सा थाना जो एक वकील के साथ या उसके भाई के साथ बदतमीजी कर रहा है। मेरे ऐसे हजारों किस्से हैं कि मैं कोशिश करता हूँ वकील का और पुलिस का ना संबंध बना रहे। तो सर, पुलिस और वकीलों के रिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पुलिस और वकीलों का रिश्ता पॉजिटिव होना चाहिए। ये सोसाइटी के 2 पिलर हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों पिलर में। हमने वो टाइम में देखा 2 नवंबर 2019 का दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में 30 जारी के अंदर एक बहुत छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी। मैं सेक्रेटरी होता, मैं वहां नेता होता, मैं नहीं होने देता। एक वकील साहब गेट पे गाड़ी ला के लॉकअप के सामने अपनी जीप ला के, उनका नंबर आने वाले भाग रहे हैं, एक सिपाही ने काटा। हमारी गलती दोनों में से किसी की नहीं थी और दोनों की ही थी कि पुलिस वैन आने वाली है, उन्होंने उसके लिए जगह मांगी, वकील साहब का नंबर आने वाला है। होता ना कई बार 1 मिनट की देरी से बहुत नुकसान हो जाता है। वो वकील साहब कह रहे मैं 5 मिनट मारो, भाग के जाने लगे, उनको 3-4 पुलिस वालों ने रोक लिया। और बिलीव कीजिए इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया कि वहां पुलिस वाले ने गोली चला दी, वकील साहब के दिल में लगी, दिल में नहीं, उसका हमने पहली बार देखा उन वकील साहब का दिल यहाँ लेफ्ट की जगह राइट में था, इससे बच गए वो। अच्छा जी। नहीं तो यहाँ गोली लगी थी। उसमें 10 हमारी गाड़ियां पुलिस वैन तोड़ दी गई, वकीलों को चोट आई, 16 मोटरसाइकिल जल गई। तो एक काला अध्याय था वो। फिर लाठीचार्ज हुआ बड़ा जबरदस्त। और मैं और मेरे चेयरमैन, क्योंकि कोऑर्डिनेट कमेटी में सेक्रेटरी मैं था, सेक्रेटरी जनरल, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, वो थे महावीर शर्मा जी, रोहिणी के प्रेसिडेंट। हम लोग रात को गए सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 10:30 बजे, और वहां पर फिर जस्टिस सिस्तानी एंड 3 और 4 जजेस भी आए। वहां हमने कहा कि अन्याय तो हुआ है, क्योंकि पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज बहुत करी, चैम्बरों के अंदर घुस घुस के मारे हम। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये दोनों पिलर हैं, इनमें टकराव होगा ना तो ये दोनों टकराव बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि डरते हम भी नहीं और पुलिस भी नहीं डरती। हमारे पास लाठी नहीं, पुलिस को लाठी भी है। तो अच्छा, हमारे को गुस्सा ये था कि हमारे गोली मार दी, हमारे कई लोगों की टांगें टूट गई, तो ये गुस्सा भी जायज था। और बहुत छोटी सी बात थी, गाड़ी लगाने के ऊपर। समझदार लोग होते तो कुछ नहीं है। कई बार बहुत छोटी चीज ना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती। मेरे फादर कहा करते थे, हम लोग, मैं गुजर हूँ, मार्शल कौम है, तो शिक्षा तो ऊपर से मिलेगी ना। वो कहते थे यार, छाछ का और राड का, राड मतलब झगड़ा, हमारी लैंग्वेज में राड कहते हैं, इसका क्या बढ़ाना और क्या घटाना। छाछ आपके घर में एक जगह, 4 मेहमान आ गए, एक जगह पानी और डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो और वो जीरा डाल दो, बढ़ गया छाछ। आपने मुझे कहा ओ जरा मैं आपसे भिड़ जाऊं, मैं आपके थप्पड़ मारू, 2 आप मारोगे, कुश्ती कर लो। मटर तक आपने रोड रेस देखा ना, क्या होता है, क्या होता है रोड रेस? बिल्कुल। मेरी बड़ी आदत है, ईगो फाइट, मेरी बड़ी आदत है। मैं चिराग दिल्ली चौक से पहले पटियाला जाते थे, तो मेरे पास गाड़ी थोड़ी सी ऐसी रही है मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये इस तरह से गाड़ी रखता हूँ मैं। स्कॉर्पियो थी मेरी, तो मैं मुड़ा तो मेरे को नहीं पता चला, कई बार आपको नहीं पता चलता, एक बुलेट पे यंग लड़का था, उसने बड़ी तेज लाया मेरी तरफ, उसने गुस्से, शीशा, क्योंकि मिरर तो बंद थे हमारे, शीशा बंद था, एसी चल रहा है, तो वो मेरी तरफ कुछ देख के बोल रहा है, मुझे गुस्से में बोल रहा है कुछ। मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा क्या हो गया? और देख के नहीं चला सकता। मैंने कहा भाई साहब गलती होगी मेरे से। अब कह रहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, खत्म होगी ना बात। मैं भी आके दिखाता, वो भी आके दिखाता, वो आगे मोटरसाइकिल लगाता, मैं उतरता, कितना बड़ा झगड़ा हो सकता था, क्योंकि मैं भी यंग, वो भी यंग, खत्म। तो मैंने उसको कहा सॉरी यार, कोई बात, क्या गया मेरा, मेरा कद छोटा हो गया, मूछें नीचे हो गई, कुछ भी नहीं है। प्यार इतनी बड़ी चीज है ना, आप समझो, प्यार को फैलाओ, प्यार में शक्ति है। प्यार में शक्ति है, खिंचाव है, बहुत खिंचाव है। तो हमने उस पुलिस के और वकीलों के जो झगड़ा हुआ था, आप समझिए कितनी बड़ी विपदा थी हमारे ऊपर कि मैनेज करना, हमें दोनों का संबंध खराब ना हो। कितनी मीटिंग्स हुई हमारी, एलजी साहब से मीटिंग हुई, वो भी सक्सेस नहीं हुई। लास्ट में हमारे को
क्योंकि हमारे को हाई कोर्ट में सोमट ले लिया था, हाई कोर्ट ने सारे एयरिंग ऑफिसर्स को हटा दिया था, एक को छोड़कर जिसने गोली चलाई थी। अब उनका कहना ये था, और शायद सही भी था, कि भाई पुलिस का मनोबल टूट जाए क्योंकि उसने अपने बचाव में गोली चलाई थी। लास्ट में हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी, एंटीसिपेटरी बेल। तो फिर हमारा ये आंदोलन हमें खत्म करना पड़ा, नहीं तो 14 दिन या 13 दिन एक काला अध्याय है वो। 2 नवंबर 2019 से लेकर आई थिंक 15 नवंबर 2019 वो मेरी नजर में काला अध्याय। मैं उस टाइम सेक्रेटरी जनरल था। बड़ी मीटिंग हुई थी हमारी, बहुत मीटिंग, उसमें भी कई जगह गर्मा गर्मी हुई। डीसीपी मोनिका भारद्वाज हुआ करती थी, बड़ी अच्छी लेडी थी, लेकिन उनकी भी रिवॉल्वर शायद हम लोगों ने गुस्से में छीन ली थी, धक्का मुक्की हुई थी उनसे, क्योंकि वो माहौल अलग था वहां पर ना एक अंदर गुस्सा था कि गोली लग गई ना। सरकमस्टांसेस कुछ भी हो, गोली चलना एक बड़ा हो जाता है। और संघर्षशील कौम है वकालत, संघर्ष अपने लिए करेंगे, औरों के लिए करेंगे तो अपने लिए भी करना पड़ेगा। वो हुआ। बट ये कि मेरे चेयरमैन महावीर शर्मा थे, मैं था, बड़ा हमने कूल माइंड से बड़ा उससे करके इसको निकाला। आज हम दिल्ली पुलिस, और आज हमारा है क्या, 10 थानों के अंदर एक SHO कोई बदतमीज आ जाए, 2 कांस्टेबल बदतमीज हो जाए, सारी दिल्ली पुलिस बदनाम होती है। वैसे ही हमारे साथ भी 2-4 वकील ब्रदर, फैमिली बड़ी हो गई ना। हम पटियाला उससे तो 1500, 1600, 1200, 1400 ये संख्या थी। आज मेरी साकेत में 10,000 से ज्यादा मेंबर है। आज 1.25 लाख मेंबर हो चुके हैं। अभी हाईकोर्ट के अंदर 11,000 वोट है। बताइए हाईकोर्ट कितना बड़ा मेंबर परिवार बन गया। तो परिवार में एक आधा बच्चा गलत भी हो जाता है, पर बदनाम फिर सारे हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का या किसी भी पुलिस का वकीलों के प्रति व्यू क्या रहता है? वो रिस्पेक्टेड व्यू रहता है या समाज में समस्या है कि वो थोड़ा सा ह्यूमिलेट करते हैं लॉयर्स को? ये क्वेश्चन एक बड़ा अजीब सा है। जब हमारे लीडरशिप अच्छी थी, बड़ी अलग सी बात कह रहा हूं, आप समझना इसकी गहराई। जब हमारी लीडरशिप अच्छी थी तो वकीलों की रेस्पेक्ट भी थी। आज लीडरशिप बिजनेसमैन हो गई है तो रेस्पेक्ट तो कम होगी। लीडरशिप अगर बिजनेसमैन हो जाएगी ना, आप मेरे से पूछेंगे मैं इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं, मैं नॉर्मल वकालत नहीं करता। जिस दिन मैं नॉर्मल वकालत करूंगा उस दिन मैं अपने वकील साथियों को न्याय दिला ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा लालच हो जाएगा कि जुडिशियल ऑफिसर से मुझे बेल लेनी है, पुलिस वाला कोई ना कोई मुझे केस ला के देगा, यही सिस्टम होता है ना, और फिर मैं पैसे कमाऊंगा। मेरा उस सिस्टम नहीं है, मैं उस सिस्टम में रहना नहीं चाहता। मेरे को वकीलों का लीडर बनना है, वकीलों के साथ न्याय करना है, वकीलों के साथ इनजस्टिस ना हो, तो मुझे ये त्यागना पड़ेगा। आज ऑलमोस्ट बिजनेसमैन हो गए। आज हमारे कोर्ट के अंदर, मुझे कहना नहीं चाहिए, लाखों रुपए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वापसी कहां से होगी? यहीं से होगी ना, कि बिजनेस करेंगे, फिर जस्टिस नहीं दिला पाएंगे। मैं अपने इलेक्शन में, मुझे लगता नहीं मेरे 1 लाख रुपए भी लगेंगे, मैं कोई खर्चा ही नहीं करता। अच्छा। मैंने भी नॉमिनेशन करा, 500 लोग थे, सिर्फ पानी की बोतलें मंगाई थी। बड़े बड़े लोगों ने लंच रखे, ये रखे, वो मेरे को नहीं है, मुझे कमाने नहीं है ना। ईमानदार छवि का नेता बनना चाहता हूँ। आज 55 साल का हो गया, 2000 से 2025 आ गया, टोटली एक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग। CR पार्क में 15 साल पार्षद रहे हम। आप एक आदमी ढूंढ के लाना कि वो कह दे धीर सिंह कसाना या वीरेंद्र कसाना ने हमसे सिंगल पेनी, 1 रुपया भी लिया हो। बिल्डर बहुत है। हमारे एक दोस्त हैं राजपाल अरोड़ा, उनके साथ तो हम चाय पीते थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। नहीं तो किसी बिल्डर के ऑफिस में जाना, ये वो कुछ नहीं। एरिया को 4 चांद लगाए हमने। आप CR पार्क के किसी भी आदमी से पूछिए, 15 साल में सूरत बदल दी हमने। 252 पार्क है हमारे पास। अच्छा। मैंने 2007 से 2012, ये तो रिकॉर्ड की बात है, 44 ट्वेल लगाए। अगर पानी नहीं होगा तो पार्क हरा भरा कहाँ होगा? पार्क हरा भरा होगा। अभी हम कहते हैं CR पार्क के रेट बढ़ गए, तो लोगों को क्या कहना, कसाना जी आपने बढ़वाए ना, आपने इतने अच्छे सुंदर पार्क बना दिए, इतनी सुंदर सड़कें बना दी, तो रेट तो बढ़ने ही थे। पहले जिन कोठियों के सामने पार्क होते थे उसमें धूल उड़ती थी, तो रेट कोई लेता ही था। पार्क फैसिलिटी मकान ही कोई नहीं लेता था। फैसिलिटी अच्छी मिल गई तो रेट बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई वहां की। ये
तो मैं जो मेरा ये जो पैशन वाली बात है, मैं पार्षद रहा, मैंने वहां काम किए, मतलब काम करो ना, पैशन लो ना, पैशन किस लिए जबरदस्ती? ये एक ऐसा जॉब है, ये आपका ना अपना चॉइस है। मैंने पार्षद बना, मैंने टिकट ली, ये कोई मेट्रो की टिकट नहीं है, हर एक को लेनी पड़ेगी। ये कोई डीटीसी की बस की नहीं है कि हर एक को लेनी है। आपका पैशन है, इसलिए ये आपकी सोच है, तो आप टिकट ले रहे हो। हाँ। साकेत में मैं पटियाला, साकेत में मैं सेक्रेटरी बनने जा रहा हूँ, तो मेरा पैशन है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की, बाउंडिंग नहीं है कि तुझे बनना ही बनना है, और अगर बनना है तो काम करना है। आपका पैशन है काम करना, वकीलों के लिए कुछ करना है, इसलिए आप नेता रहे भी हैं और बनने जा भी रहे हैं। बिल्कुल। आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट इसमें है नहीं, आपकी बातों से जो प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो सर, इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, जैसे कि अभी 30,000 वाली घटना का हमने किया वार्तालाप किया, जिसमें हमने देखा कि पुलिस वालों ने गोली चला दी। अब वकील तो निहत्थे थे, अपने सेल्फ डिफेंस में भी वो तो हाथ ही चला सकते हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में कई बार बात चल रही थी कि शायद वकीलों को भी गन मिलने का लाइसेंस मिलना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, या और भी कई क्लोजेस आप क्या सजेस्ट करते हैं? पता नहीं कितने सालों से वो पेंडिंग है। इस पे लीडरशिप की कमजोरी मानूंगा ना मैं अपनी। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल क्या पेंडिंग रह सकता है? अगर हम लोग एकजुटता दिखा दें, और हम पटियाला में इकट्ठे हो गए, हमने कई बार प्रदर्शन करे, मेरे अपनी याद में भी है कि हम एकजुटता दिखा दें और पटियाला से इकट्ठे होकर संसद भवन की तरफ मार्च कर दें, 20-25 हजार एडवोकेट, जब 20-25 हजार चलते हैं ना, तो आपने समुद्र को देखा कभी अंदर जाके? बिल्कुल अंदर जाके एक सैलाब सा दिखता है, वो लहरें बड़ी बड़ी। जब 20-25 हजार वकील चले ना, हम कई बार करा हमने, तो ऐसा लगता है बस मतलब अलग ही है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सबने काले कोट पहन रखे होते हैं, तो दूर से एकदम से ऐसा दिख रहा है काले काले सर, काले काले कोट की, ये कौन सा काला पानी बह रहा है सड़क पे? क्योंकि सड़क जब नई दिल्ली एरिया में भी सड़क सही है, सुंदर है, अच्छा इधर गए हुआ है, कहीं कहीं दीवार आ जाती है। जब हम जैसी जनपद से लेफ्ट होते हैं ना पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ, तो वहां तो बिल्कुल एक गली है, तो हम उसमें जब अपना देखते तो हमें लगता है क्या एकदम से ऐसा लग रहा है भाई काला पानी है, कोई वहां तो नीला पानी दिखता है। तो लीडरशिप की कमी मानता हूं मैं। प्रोटेक्शन बिल जो नहीं आ रहा ना, ये किसी गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। देश को आजाद कराने के अंदर अगर आपको याद हो तो जितने बड़े लीडर थे सब वकील थे, उनमें ऑलमोस्ट वकील थे, चाहे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्ना जी रहे हो, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, चाहे पटेल जी रहे, मतलब जो भी थे सब वकील थे। वकीलों को आंदोलन, वकील अपने लिए ना लेके आए, प्रोटेक्शन बिल ना करा पाए, तो ये लीडरशिप की कमी है, सरकार की कमी नहीं मानता। तो सर, आपका अभी आने वाले इलेक्शंस में विजन क्या है? क्या वकीलों के लिए आप सोच रहे हैं? क्या समस्याएं देख रहे हैं एसोसिएशन के अंदर अभी? देखिए, मेरा विजन ये है, मैंने पहले बताया, सबसे पहला तो मेरा मोटो एक ही है कि वकील का सम्मान होना चाहिए, सबसे पहले कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम वहां के लीडर हैं। हमारे लिए बदतमीज नहीं बोलेगा कोई भी जुडिशियल ऑफिसर। आप कलम चलाइए, आपने जो रिलीफ नहीं देना मत दो, इज्जत। थाने में हम जाएंगे, जाना पड़ता है, वहां भी हमें इज्जत चाहिए। और पड़ोस में कोई भी रह रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, वकील की रेस्पेक्ट करेगा। गलत है तो कंप्लेंट कर, बदतमीजी नहीं। उसके बाद मेरी साकेत कोर्ट की बात करता हूं, वहां पर हमारे 4 टावर हैं। हमारी बिल्डिंग है लॉर्ड्स ब्लॉक, जुडिशियल बिल्डिंग, ओल्ड जुडिशियल बिल्डिंग, और अभी ब्लॉक 1 और 2 बने हैं। पीक आवर में यानी कि 9:45 से और 10:10 तक लिफ्ट इतनी हैवी रहती है क्योंकि एकदम से सबने ऊपर नीचे जाना है। और ऐसे दोपहर को 1:50 से लेकर 2:15 तक, क्योंकि ये टाइम है ना अप डाउन करने का ज्यादातर। तो इन 4 टावरों को मैंने 3rd फ्लोर से जुड़वाने का पूरा प्रयास करना है। मैंने पहले ही प्रयास किया था कि हम गर्मी में, हमारी साथी, हमारी बहनें, जब बिल्कुल गर्मी, अंदर एसी चल रहा है, पूरी बिल्डिंग हमारी एसी है, वो एशिया की फर्स्ट बिल्डिंग है जो एसी है। और 12 बजे सूर्य देव, लॉर्ड्स जहां से एग्जिट होते हैं और एंट्री होती है, 12 बजे सूर्य देवता उस गेट पे आ जाते हैं। आप एकदम एसी से निकल रहे हैं, और आप याद करिए कि 1 मई से लेकर और वो 30 जून का टाइम जब लू चलती है, तो वहां पर एकदम से जैसे निकलेंगे ना, तो आपको
स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार हो सकते हो। मेरे दिमाग में आइडिया है। अच्छा, बारिशों में क्या होता है, बारिशों में कि बारिश तो तेज आती है और पाइप, हमारे जो अंदर पाइप है वो 2-2 फीट के हैं, तो वह 4-5 इंच पानी चलता है जब बारिश होती है। तो 4-5 इंच में हमारे जो लेदर के शूज हैं सारे गीले हो जाते थे। और लेदर के शूज का मतलब है कि 5-7 दिन, वो तो जब रेनी सीजन है तो फिर तो ये गीले रहेंगे हमारे। तो मेरे को आइडिया आया, मैंने जस्टिस सिस्तानी हमारे बीएमसी के चेयरमैन थे, उनसे बात की, तो हमने टनल बना दी दोनों बिल्डिंगों को, जो शायद इंडिया में नहीं होगी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अब वो टनल तो बन गई, लेकिन अब पर्पज होता है लिफ्ट के ऊपर जो वजन पड़ता है, तो 3rd फ्लोर से अगर हम जोड़ देंगे तो उसमें एक फायदा और रहेगा कि मेरा इस बिल्डिंग के अंदर केस है, सपोज 4th-5th फ्लोर पर है, 3rd फ्लोर पर है, 2nd फ्लोर पर है, उसमें है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर लूंगा। अभी पहले 6th फ्लोर से आप नीचे जाइए, लिफ्ट का इंतजार कीजिए, फिर ब्लॉक 1 में जाना है, 2 में जाना, फिर जाइए वहां पर। तो बहुत प्रैक्टिकल में काम करना चाह रहा हूं। उसके बाद जो हमारी मेन बिल्डिंग है उसका 2020 में जब कोरोना था, उसके जब खत्म होने जा रहा था, तो हमारी बिल्डिंग का FAR बढ़ा। हमारी बिल्डिंग अभी 8th फ्लोर तक है। BMCC चेयरमैन जस्टिस सिस्तानी ने कहा मुझे कि FAR बढ़ रहा है कसाना जी आपका, हम इसके ऊपर 1 फ्लोर और बनाएंगे। 3 चीजें नहीं कर पाएंगे हम, कि सबसे पहले तो वहां तक लिफ्ट नहीं जाएगी। मैंने कहा सर एग्रीड। पटियाला में हम 3rd फ्लोर से पैदल आते थे। दूसरा, टॉयलेट्स ऊपर नहीं होंगे। मैंने कहा सर 8th पे चले जाएंगे। पटियाला में 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे ही आते थे। और तीसरा, ये डबल ऑक्यूपेंसी चैम्बर बनेंगे जितने बनेंगे। मैंने कहा सर एग्रीड, आप बनाइए। पर कुछ इतने बार ऐसा हुआ कि हमारा भी टेन्योर पूरा हो गया और सिस्तानी सर भी रिटायर हो गए। अब वो फाइल का है, क्योंकि 2012 के बाद आज तक कोई नया चैम्बर बना नहीं है। मैंने अपने टेन्योर में 8th फ्लोर के ऊपर 2 हॉल हैं, 887, 888, उन दोनों में सीटें लगाई थी। आज 40-42 लोग उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं। बट मेरा है कि भाई 2012 के बाद बहुत यंगस्टर्स आए हैं, कहीं ना कहीं स्पेस, चाहे संघर्ष करना पड़ेगा ना। मैंने बताया ना, बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। मेरे साकेत की बिल्डिंग के सामने ही हमारे GDA के बहुत से प्लॉट हैं, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, काफी बड़ा प्लॉट है, पार्किंग करते हैं। हम अगर संघर्ष करेंगे तो शायद हमें वो मिल जाए चैम्बर्स के लिए। इसके बाद और लंबा टाइम मांगे तो सेक्टर 5 है। सेक्टर 5 पुष्प विहार, आपने देखा होगा नई दिल्ली के अंदर कई जगह बिल्डर मकान बना रहे हैं सरकारी, जो पुराने मकान है 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, उनको गवर्नमेंट आजकल किसी बिल्डर को देती है कि एक स्पेस उन्हें कमर्शियल दे देती है, एक में आप अपने हमारे रेजिडेंस बनाओ गवर्नमेंट के, जिनमें पार्किंग फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल हो, गेटेड कॉलोनी हो। तो वो सेक्टर 5 के भी अगर कभी टूटे और लीडरशिप अच्छी रही तो वहां भी स्पेस मिल सकता है हमें। कैंटीन में खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सब्सिडाइज होनी चाहिए। पीने का पानी भी नहीं, आज बोतल लेनी पड़ती है, नहीं तो कहीं ढाबे में चले जाओ, इवन 5 स्टार में चले जाओ, मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, मैं दोनों जगह जाता हूँ, 5 स्टार में जाए या ढाबे में जाए, आपको पानी का जग रख देते हैं, आपने पीना तो पियो और नहीं तो बिस्लरी मंगाओ। हमारी कैंटीन में नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कैंटीन के अंदर। पूरी बिल्डिंग को फ्री वाईफाई कराना, ये बेसिक चीजें जो हमें करनी है। बेल तो कोई भी करा सकता है, कोई भी लॉयर करा सकता है, बट इस पे ध्यान देना है हमें। बेसिक कम्युनिटी में हमारी कोर्ट के अंदर नेशनल फ्लैग नहीं था, पता आपको? अच्छा जी। 28 अगस्त 2010 में उद्घाटन हुआ और एक छोटा सा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पता नहीं 8 या 9 फुट का डंडा लगा के, हम 2 फुट का एक झंडा लगाते थे और उसको उद्घाटन करके फिर डंडे को निकाल के रख दिया जाता था। 800 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी थी ये 2010 से पहले। मेरे सामने मॉल है, मेरे चैम्बर के बिल्कुल सामने, वहां झंडा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। दुख होता है मेरी बिल्डिंग में क्यों नहीं है, ये तो राष्ट्र की धरोहर है, हमारी और आपकी तो नहीं है। बिल्कुल। मैंने BMCC चेयरमैन जो हमारे सिस्तानी सर से कहा, मैंने कहा सर बड़ी शर्म आती है, मैं जब बाहर जाता हूँ ना अपने चैम्बर से, तो सामने तो इतना सुंदर झंडा है सिलेक्ट सिटी मॉल में और हमारे यहाँ नहीं है। कह रहे जगह है, मैंने कहा जगह ऐसी है
कि सुंदर लगेगी, सुंदरता बढ़ जाएगी। और आप आज साकेत में जाके देखिए, जहां पर झंडा लगा है सामने से फोटो लेंगे तो बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ गई, 4 चांद लग गए, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत सुंदर है। 2 साइड में पार्क है, उसके चारों तरफ हमारे फ्लावर्स वगैरह लगा दिए, और किसी आर्किटेक्ट ने बड़ा सुंदर लाल पत्थर लगाया, ग्रेनाइट, तो इतनी सुंदरता बढ़ गई उसकी, पूछो मत। और आज मुझे गर्व होता है कि मैं नेशनल फ्लैग को सल्यूट करता हूँ, मजा आता है। मैं नॉमिनेशन करने गया था, नेशनल फ्लैग को सल्यूट करके आया, क्योंकि नेशनल फ्लैग की इज्जत हम सबको करनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी जगह तो हम धर्म में बटे हुए हैं ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई एक चीज है, सबको वो एक चीज है, वो एक चीज है। राष्ट्रीय पर्व को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। मैं सेक्रेटरी था, मैं फैमिलीज को बुला के कैंटीन में लंच कराता था। वो परंपरा भी खत्म हो गई, दोबारा आएगी, बहुत तगड़े ढंग से आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दोनों पे ना, आप, हमारा वकीलों का एक परिवार है जो साकेत में, हमारी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है कहीं भी, मेरा ऑफिस साकेत है। साकेत में जब तक मैं धरती पर हूं, या हम जब तक धरती पर हैं, 2 4 10 वकीलों को छोड़ के कोई शिफ्ट हो जाए, नहीं तो अगर 10,000 हैं तो 10,000 के 10,000 आखिरी सांस तक वही है। हमें परिवार को तो मिलना चाहिए। दिवाली पे हम जाते हैं तो हम ही जाते हैं, ईद पे वहां कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे सिख ब्रदर्स हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन, मैं चाहता हूं कि वहां के सेक्रेटरी जो भी बने, जो भी बार एसोसिएशन में है, उनको उस दिन एंजॉय करना चाहिए। राष्ट्रीय गान लगाने चाहिए, देशभक्ति के गीत लगाने चाहिए। बच्चे छोटे छोटे, उनको नहीं पता, उनको शिक्षा मिलेगी। और उस दिन वहां कैंटीन, हमारी बहुत सुंदर कैंटीन है, बहुत अच्छा फर्नीचर है। और उस दिन वहां कितना खर्चा होता है, अगर इतने लोग आ जाएंगे, 500 लोग आ जाएंगे, 700 लोग आ जाएंगे, लाख रुपए लग जाएंगे ना बाहर के। हमारे पास करोड़ों रुपए फंड है। पर नेशनल फेस्टिवल को हमें बहुत एंजॉय करना चाहिए और फैमिली के साथ करना चाहिए। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका वकीलों के प्रति विजन जान के। ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।